नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात आ रही हैं जिसमें दर्जनों इजरायली फौजी इस वक्त मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू की एमरजेंसी मीटिंग इस वक्त हो रही है और फ्रांस की जानिब से कंडेमनेशन आ गई है, यानी कि इसराइल के इस जो एक अटैक है उसको बिल्कुल दुनिया एक टेरर अटैक के तौर पर देख रही है। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं लेबनान में और ईरान में, और ओवरऑल जो रशिया चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन है उस बारे में बात करेंगे। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लेबनान में इसराइल के अटैक के बाद अगर हम उसको एनालाइज करें और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं तो 6 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हम पहले आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, यानी इस वाकये को समझने के लिए कि इस टेरर अटैक के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, क्या इंपैक्ट्स आए हैं, अब मुस्तकबिल क्या है। ये 6 बड़ी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो नाज़रीन यह है कि दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो इनसिक्योरिटी के अंदर चली गई है। जो दुनिया की टेक कंपनीज है, वर्ल्ड टेक कंपनीज हैं, उनके हवाले से बहुत बुरा इमेज और बहुत बुरा इंपैक्ट गया है। और दुनिया को नाज़रीन ये एहसास हुआ है कि जितनी दुनिया तरक्की याफ्ता हो गई है उतनी ही ज़्यादा वो इनसिक्योर भी है। पहले हम सिर्फ ये समझते थे प्रॉस्पेरिटी है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि ये जो गैजेट हम लेकर फिर रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं। हम अपनी जेबों के अंदर बम लेकर फिर रहे हैं जो हमने पैसे देकर खरीदे हैं। मेहनत की कमाई से हमने जो प्रोडक्ट्स खरीदी हैं और जिसको हम अपनी तरक्की और स्टेटस और खुशहाली की अलामत समझते हैं, वो असल में कभी भी एज अ वेपन हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये दुनिया को पता चला। और इसमें आप अगली बात सुन लीजिए। अगली बात जो इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये है कि सिर्फ मोबाइल फोन नहीं, सिर्फ लैपटॉप्स नहीं, सिर्फ बाकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ये अब तक की सबसे खतरनाक बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में और बाकी हर जगह पर शेयर हो रही है इस वाकये के बाद। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या हैं? आपके घर में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन, आपके घर में पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर और बाकी इस तरह की तमाम ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ही है ना। और जो है वो हमारी गाड़ियां जो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी और तरक्की की अलामत है, ये सारी की सारी मतलब बैटरीज होती हैं गाड़ियों के अंदर, और आपके एयर कंडीशंस उनके अंदर गैस होती है। तो टीवी को तो छोड़ देना, टीवी को तो रखे साइड के ऊपर, क्योंकि टीवी तो बरह रास्त आजकल इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। और वैसे अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो किसी और एंटीना के साथ कनेक्ट होगा। तो टीवी तो वैसे भी इस वाकये से पहले भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए उनको तो साइड के ऊपर रखें। असल जो मामला ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का है कि वो भी किसी भी वक्त एज अ वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक बात है। यानी ये जो एस्केलेशन हो रही है, कल को ग्लोबल वॉर के अंदर ये तब्दीली हो जाती है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। और लेबनान में मतलब अगर सिर्फ लेबनान की हम जंग की बात करें तो वहां पर भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, अब किसी को क्या पता कि घर में पड़ी हुई जो वॉशिंग मशीन है, घर में पड़ा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है, वो भी एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है। तो अब क्या अब लोग घरों से वॉशिंग मशीनें निकालना शुरू कर दे या रेफ्रिजरेटर घरों से बाहर फेंकना शुरू कर दे, तो ये खतरनाक तरीन। और अगली बात नाज़रीन ये है कि अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि जो त्यारे हैं उनको छोड़ दे के ये हाईजैक होंगे। अब पूरे के पूरे जो एविएशन टावर्स हैं वो हाईजैक होंगे, और एविएशन टावर अगर हाईजैक हो गया तो फिजा में जो सैकड़ों त्यारे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो चल ही सिर्फ अपने टावर के साथ कनेक्शन की वजह से प्रवास कर रहे होते हैं, लैंड कर रहे होते हैं। तो अगर उनके साथ कनेक्शन में खराबी आ गई तो उन सैकड़ों त्यारों का क्या बनेगा? वो कैसे लैंड होंगे? वो क्या एक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे? तो जो दुनिया ने जितनी तरक्की की थी, अब वो तरक्की ही जो है ना इतना खतरनाक मोड़ के ऊपर हमें ले आई है। और सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी इस वक्त जो बेसिकली इस वाकये के बाद हम एक नए दौर में, एक नए इरा में दाखिल हो गए हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक नए इरा का आगाज है जो इस वक्त हुआ है। पहली ये बात होगी तफसीली, और ये इरा बहुत डिस्ट्रक्टिव है और बहुत स्कैरी है, बहुत तबाही और बहुत खौफ पूरी दुनिया में। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि वेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है इसराइल की इस जंग की वजह से। वेस्ट किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है? अब देखें, इससे पहले वेस्ट का जो सॉफ्ट पावर है उसका जो इमेज है वो इसराइल ने तबाह करके रख दिया। पूरी दुनिया में पता चला कि वेस्ट का ये असली चेहरा है, ये ह्यूमन राइट्स, ये जनाब इंसानी हुकूक और ये इनकी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, और
कितनी अच्छी अच्छी वो बातें करते हैं, लेकिन असल जो उनका चेहरा है वो इस जंग की वजह से सामने आया। तो इजराइल उसका जिम्मेदार हुआ, वेस्ट बरह रास्त तो एक तरह से जंग नहीं ना लड़ रहा। तो पहला नुकसान उनको ये हुआ है, कुछ भी गेन उन्होंने नहीं किया। दूसरा, इस लेबनान वाकये के बाद जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से दुनिया में बहुत बड़ा जो है ना वो गया है, उसका तासुर गया है कि वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी को सिविलियंस के लिए एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मतलब हम ये जो प्रोडक्ट्स अपनी मेहनत की कमाई से पैसे देकर खरीदते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो वेस्ट की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं और उनको नहीं पता कि वेस्ट एज अ वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आगे मजीद इस्तेमाल करेगा, तो ये बहुत खतरनाक है। इसके आगे मजीद रेपरकशंस वेस्ट को देखने पड़ेंगे। भाई मेरी बात समझें, यहां पर चाइना बैठा हुआ है, यहां पर इंडिया बैठा हुआ है, यहां पर रशिया है, यहां पर बाकी ममालिक हैं जो जबरदस्त टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर अब चाइनीज गाड़ियां आप देखें कितनी जबरदस्त वो मार्केट्स के अंदर आ रही हैं। इंडिया गाड़ियां भी बना रहा है, फोन्स भी बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहा है। तो दुनिया वहां से शिफ्ट होकर यहां आएगी, इनकी टेक्नोलॉजी खरीदेगी कि भाई वो तो हमें बम बनाकर बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वेस्ट को नुकसान हुआ है। वेस्ट को सोचना चाहिए कि उसने वो जो इजराइल को फंड कर रहा है कोई फायदा यहां से अचीव नहीं कर रहा है। अच्छा, तीसरी बात नाज़रीन यह है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया समझ रही है कि मामला जा चुका है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर वर्ल्ड वॉर से पहले, ये जो आखिरी सदी में 2 हुई हैं, दोनों से पहले यह देखा गया कि इसी तरह की जंगें मुख्तलिफ लेवल के ऊपर छिड़ गई। और ये जंगें क्यों छिड़ी गई या क्यों छिड़ गई? क्योंकि जो बड़ी पावर्स थी उन्होंने इस जंगों के जरिए कैलकुलेट किया कि एक्चुअल तबाही कितनी आ सकती है और किसकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है और किसकी इंफीरियर है और एक्चुअल नतीजा क्या निकलेगा। यानी एक एस्टीमेट लगाने के लिए, एक कैलकुलेशन करने के लिए इस तरह की जंगें जो है वो छिड़ी। यानी ऐसा नहीं था कि अचानक ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जंगें चल रही थी और सेम सिनेरियो इस वक्त हमें यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चौथी चीज, दुनिया नाज़रीन जाग रही है इजराइल के हवाले से। दुनिया को यह अंदाजा हुआ है, खासकर इस लेबनान वाकये के बाद, कि इजराइल का मामला सिर्फ फलस्तीनियों तक महदूद नहीं है। इजराइल का खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट की तबाही तक महदूद नहीं है। इजराइल इन रियल पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इजराइल पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है और मीनिंगलेस जेनोसाइड को वो आगे जारी रखे हुए है और जिसका नतीजा पूरी दुनिया को तबाही के सूरत में भुगतना पड़ेगा। तो असल जो फितना है, जो असल इस दुनिया के लिए तबाही का सबब अगर कोई बन सकता है इस वक्त, तो वो नॉर्थ कोरिया नहीं है जिसको वेस्ट कहता है कि ये देखो ये ईरान भी नहीं है, ये असल में इजराइल है। ये दुनिया को बहुत सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं और मैं वेस्ट के लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, ईस्ट वालों को तो पहले ही पता है, लेकिन वेस्ट में ये बहुत सीरियसली, वेस्ट के लोगों में ये 2 दिनों से ये चीज पैदा हुई है। अच्छा, 5वीं चीज नाज़रीन ये है कि इजराइल सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वाकये के बाद जो लेबनान में उन्होंने टेरर अटैक किया है, इसके बाद ये कंफर्म है कि इजराइल सर्वाइव नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि भाई हमला उन्होंने किया, मरे और शहीद हुए उसमें लेबनीज, तो सर्वाइव इजराइल नहीं करेगा। ये कौन सी फजूल सी लॉजिक है? तो ये फजूल लॉजिक नहीं है नाज़रीन। पिछले 2 दिनों से हम पूरी दुनिया के मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया के तजियाकारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के तजियाकारों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमने नाज़रीन ये देखा है, हम तो अपनी ये जाती राय इस वाक़े से भी पहले रखते हैं कि इजराइल बेसिकली अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन इन पिछले 2 दिनों में हमने ये मॉनिटर किया है, ऑब्जर्व किया है कि वो जो मॉडरेट एनालिस्ट हैं, जो दरमियानी बात करते हैं, यानी जो अभी भी कहते हैं कि ठीक है 2 रियासतें बननी चाहिए, 2 रियासतों की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए, इजराइल भी रहे, फलस्तीन भी रहे, यानी जरा मॉडरेट लेवल के ऊपर बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। अब वो जो मॉडरेट लेवल वाले तजियाकार हैं, वो भी 2 दिन से ये कहना शुरू हो गए हैं कि इजराइल अब कायम नहीं रह सकता, इजराइल कांट सर्वाइव। और उसकी बुनियादी लॉजिक नाज़रीन ये है कि इजराइल ने इस वाकये के बाद साबित किया है कि वो टोटल अपनी पावर के ऊपर रिला कर रहा है। यानी वो अपनी एरोगेंस से, अपनी टेक्नोलॉजिकल एरोगेंस से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वो अरबों को अपनी जूती की नोक के नीचे रखना चाहता है और चाहता है कि उसके ऊपर बम भी बरसाए और वो चीखें भी ना मारे, यानी इजराइल के खिलाफ कोई बयान भी जारी ना करें। तो सिर्फ और सिर्फ जो तशद्दुद का तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करना चाहता है और उसी के जरिए अपनी हेजेमनी कायम। तो मुझे बताएं, जब पावर के ऊपर आप सिर्फ रिलाय करते हैं तो पावर तो आनी जानी चीज है, पावर तो एक दिन खत्म होनी है, जो आपके सामने खत्म हो भी रही है। इजराइल के आयरन डोम की बताइए मुझे क्या हालत है आज। यमन से जो
حوثی ابھی تک پورا ملک بھی نہیں ہے، وہاں سے ہائپر سونک میزائل آتا ہے اور اسرائیل کے تمام سسٹم کو اور امریکہ کے تمام وارشپ کے اوپر سے گزرتا ہوا اور امریکہ کی تمام سیکرٹ ریڈار بیسز بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی. تو یہ تو ٹیکنالوجی کی حالت ہے. تو پاور تو آلریڈی شیٹرڈ ہو رہی ہے. تو اسرائیل صرف اور صرف ریلائی کر رہا ہے اپنی پاور کے اوپر. وہ صلح صفائی سے بات نہیں کر رہا، وہ کوئی اتحادی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میننگ فل نیگوسیشنز کے اوپر ٹیبل کے اوپر آ کر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بس ڈنڈے کے ساتھ سب کو چلانا چاہتا ہے. تو 400 ملین ہیں عربس، ٹھیک ہے، اور ساتھ اسلامی دنیا کھڑی ہے. تو یہ اسرائیل ہے کیا؟ ایک قبضہ اور چھوٹا سا یہ ملک جس کے اندر اس نے قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ 100 سال ہو گئے اور اب آگے بھی اسی پاور کے زوم کے اندر یہ اپنا جاری رکھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بیسیکلی دس از دا لاجک کہ اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا ہے. اسرائیل کو غزہ میں شکست کے بعد اگر اس کے پاس سروائیول کا کوئی چانس تھا تو وہ صرف یہی تھا کہ وہ معاملات کے سلجھاؤ کی طرف جاتا. اور میں ایسے ثبوت مزید اسرائیل کے تھنک ٹینک سے رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے اسرائیل کی سروائیول کی ایک لائن اگر میں بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اگر سروائیو کرنا ہے تو ریجن کا حصہ بننا پڑے گا. ایسا نہیں کہ اسرائیل ریجن سے الگ تھلگ نظر آئے، تو الگ تھلگ ہوگا تو ایک دن نکال کے پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھیں. تو یہ بڑی میرے نزدیک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس واقعے کے بعد ہوئی ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ان کے پاس بم ہیں اور طیارے ہیں، وہ سویلینز کے اوپر گرا رہے ہیں اور یہ گرتے رہیں گے. لیکن کیا یہ ان کو وکٹری کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ ان کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہے، صرف ڈیفیٹ کی طرف نہیں، اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہے. چھٹی اور آخری چیز، پھر باقی مزید خبروں کی طرف چلتے ہیں. پوری انڈرسٹینڈنگ ہم آپ کو بڑی باریکی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. چھٹی ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ریزسٹنس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو وار آف اٹریشن جاری رکھنی ہے یا اب اس کو آل آؤٹ وار کے اندر تبدیل کرنا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ایک طویل جو گوریلا وارفیئر ہے، جس کو وار آف اٹریشن آپ کہہ لیں، وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ریزسٹنس. اور یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے، بڑی کامیاب حکمت عملی ہے. اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کمزور ہوتا چلا آ رہا ہے، کمزور ہوتا چلا آ رہا ہے. اور الٹیمیٹلی ایک لمبی جنگ کے بعد جو سال 2 سال 3 سال بعد وہ اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ مکمل طور پر چلا جائے گا اس وار آف ایٹریشن کے بعد. لیکن اب اس واقعے کے بعد ریزسٹنس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا اسی وار آف ایٹریشن کو جاری رکھنا چاہتی ہے یا پھر اب اس کو ایک بڑی ریٹیلیشن کرنی ہے. اور ظاہری بات ہے بڑی ریٹیلیشن کریں گے، تل اویو کے اوپر اٹیک کریں گے، 1000 راکٹس داغیں گے تو پھر وہ آل آؤٹ وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ریزسٹنس کو اب یہ ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے؟ اس سے پہلے بھی 1-2 بار ایسا موقع آیا، لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو اب فیصلہ کن وقت ہے وہ یہ والا ہے کہ اتنا بڑا ان کے اوپر اٹیک ہوا تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ آل آؤٹ وار میں شفٹ ہو رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں بائی چوائس یا نہیں. اور دوسری بات اس میں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ریزسٹنس گھبراتی نہیں ہے آل آؤٹ وار سے، یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. اور ریزسٹنس یہ چاہتی ہے کہ ایوری سٹیج آف ایسکلیشن اس کو ریزسٹنس کنٹرول کرے، نہ کہ اسرائیل کنٹرول کرے. یہ ریزسٹنس ڈیسائیڈ کرے کہ کب انہوں نے ایسکلیٹ کرنا ہے، کب انہوں نے پیس بڑھانی ہے، نہ کہ اسرائیل کے کسی ایک حملے کی پرووکیشن میں کوئی جذباتی فیصلہ کر کے کوئی ایسکلیشن کی جائے. یہ کنٹرول اسرائیل کی پرووکیشن کے نتیجے میں نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسکلیشن ریزسٹنس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ بڑا باریک اور وہ ٹیکنیکل اور ملٹری مائنڈ جو اس وقت سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تو یہ بڑا فیصلہ کن اور نازک وقت ہے. اور دیکھیں وی آر ان اے اسٹیٹ آف جینوسائیڈ، ہم ان دا اسٹیٹ آف جینوسائیڈ ہیں. تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ماضی میں ہوئے ہیں اور مستقبل میں ہوں گے جو ہماری روح کو لرزا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ہماری روح کانپ کے رہ جائے گی. اتنا ظلم سویلینز کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور آگے بھی چل کر اسرائیل کرے گا. اسرائیل کی حقیقت ہمیں سب کو پتہ ہے. تو وی آر ان اے اسٹیٹ آف جینوسائیڈ. تو کیا ان سارے واقعات کے اوپر کیا پالیسی صرف وہی رہے گی وار آف اٹریشن والی؟ وار آف اٹریشن والی پالیسی اس لیے ضروری ہے کہ مغرب کو براہ راست موقع نہ ملے، یعنی امریکہ کو یا کسی اور بڑے اتحادی کو، کہ وہ براہ راست اپنی فوج یہاں پر داخل کرے. تو اسرائیل کو آئسولیٹ کر کے مارنا یہ اصل اسٹریٹجی ہے. تو اس طرح کی پرووکیشنز میں اگر آل آؤٹ وار میں جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے امریکی ڈائریکٹ فوج بھی آ جائے گی. تو ظاہری بات ہے اگر امریکہ ڈائریکٹ آئے گا تو پھر تھوڑا سا دیکھیں جنگ تو پھر بدلے گی.
जंग का सिनेरियो तो बदलेगा। अब वो अलग डिबेट है कि अमेरिका के आने के बाद क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो अलग डिबेट है, ठीक है। उस बारे में भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अब अमेरिका भी आ जाए तो आगे चाइना और रशिया भी खड़े हैं, और अमेरिका कहां कहां लड़ेगा, यमन में, लेबनान में और ईरान में, इराक में, शाम में, कहां कहां लड़ेगा। लेकिन ये एक बारीक नुक्ता है कि क्या उसी वॉर ऑफ अट्रिशन को जारी रखना है कि इजराइल को आइसोलेट करके आहिस्ता आहिस्ता मारना है, या खुली जंग के अंदर जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये 6 बड़ी डेवलपमेंट्स हमने आपके सामने रखी हैं। अगली जो अहम खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन, इस वक्त लेबनान में जो अटैक हुआ है उसके स्टैट सामने आए हैं। 37 शहीद हो गए हैं और हंड्रेड्स इन क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त बताए जा रहे हैं, यानी सैकड़ों क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो भी शहीद हो सकते हैं। और माजूर तो हो ही चुके हैं लेकिन शहीद भी हो सकते हैं, और 37 शहीद हो गए हैं। ये जो वॉकी टॉकीज और वायरलेस के अटैक्स हुए हैं, पेजर्स के अटैक में 10 के करीब शहादतें हुई, इसमें 37 हो चुके हैं और मजीद भी हो सकती हैं, ये ख़तरा इस वक्त है। तो ये काफ़ी पेनफुल हमला था। अब नाज़रीन अगली खबर फ्रांस के हवाले से आ रही है। फ्रांस ने कंडेम किया है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। फ्रांस, मैक्रोन कंडेम्स लेबनान अटैक्स इन कॉल विद पीएम मिकाती, ठीक है। द इजरायली क्राइम इज अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लैग्रेंट वॉर क्राइम। देखें, दुनिया वाज़े तौर पर इसको कह रही है कि ये एक वॉर क्राइम है, ये एक टेरर अटैक है, ये कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं थी। तो इसराइल को अगर देखें ना कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, वही सिविलियंस के ऊपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं किया, ठीक है, कोई आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं, सिविलियंस के। तो ये टेरर अटैक है। तो टेरर अटैक आप देखें कि जो दहशतगर्द होते हैं वो किसी भी बड़े मुल्क में कोई वाक़या करके बड़ा से बड़ा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इसमें क्या है, टेरर अटैक तो कहीं भी हो जाते हैं। अभी मॉस्को में नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब रशिया में एक शॉपिंग मॉल में नहीं हुआ था। दुनिया की कौन सी बड़ी रियासत है जहां पर टेरर अटैक्स नहीं हुए? तो टेरर अटैक्स तो हो जाते हैं। तो लेकिन जो करने वाले होते हैं फिर वो, उनको हम ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो ये तो नहीं होता। तो फ्रांस ने इसको टेरर अटैक और कंडेम किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बयानिए के सतह के ऊपर। अच्छा, आगे नाज़रीन चले तो हिजबुल्लाह के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। इजरायली मीडिया, 2 सोल्जर्स किल्ड, 16 अदर्स इंजर्ड इन हिजबुल्लाह अटैक्स। अभी तक भरपूर लड़ाई शुरू नहीं हुई, दर्जनों इजरायली फौजी मर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। तो ये बड़े एक्यूरेसी के साथ हिजबुल्लाह जो है अपने हमले कर रही है। डिस्पाइट द एक्सप्लोजन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड इंजरीज अमंग इट्स रैंक्स, हिजबुल्लाह सक्सीडेड इन लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। के अंदर बेशक एक क्योस है लेबनान के, और वो सारा वाकयात से अभी तक लेबनान निकला नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह कामयाब हमले कर रही है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सायरन साउंड इन द सेटलमेंट्स ऑफ जरीद, शुमेरा, नतुआ, शतुल्ला एंड इवन मेनेचम इन द नॉर्थ। बहुत सारी सेटलमेंट्स में सायरन्स बज रहे हैं, धमाके हुए हैं। डायरेक्ट हिट्स ऑन सेवरल बिल्डिंग्स इन द जरीद आफ्टर अ बैराज ऑफ रॉकेट्स वाज लॉन्च फ्रॉम द सदर्न लेबनान। बहुत सारी बिल्डिंग जरीत में अंडर अटैक आई हैं। सेकंड सोल्जर किल्ड इन हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक दैट एक्सप्लोडेड एट द बेस नियर यारा इन द वेस्टर्न गलीली। यारा में जो अटैक हुआ था कुछ घंटे पहले, अब उसका दूसरा जो सोल्जर है वो भी उसमें मारा गया है। तो आप अंदाजा करें, हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। ये मतलब बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं कि इसराइल में मतलब ताबूत उठ रहे हैं। तो अभी तो प्रॉपर जंग भी शुरू नहीं हुई है। अच्छा, इसराइल के अंदर से 2 खबरें आपके साथ शेयर करें तो नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नेतन्याहू कॉल्स फॉर एन अर्जेंट मीटिंग एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। दूसरा, स्टेट ऑफ मैक्सिमम अलर्ट कंटिन्यूज अमंग द सिक्योरिटी सर्विसेज एंड द नॉर्दर्न कमांड इन इसराइल। मैक्सिमम अलर्ट एक परमानेंट लेवल के ऊपर है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। साथ नेतन्याहू की एक हंगामी मीटिंग हुई है, उसका भी देखते हैं कि क्या खबर आती है। द पॉलिटिकल लीडरशिप अप्रूव्ड अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस टू रिटर्न रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न इजराइल टू देयर होम्स। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस इजराइल ने अप्रूव किए हैं, ये इजरायली मीडिया बता रहा है। अब ये किस लेवल के ऑपरेशन है? क्या इसी तरह के साइबर हमले हैं, क्या एयर अटैक्स हैं, क्या कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर भी छोटे छोटे हमले हो सकते हैं कि लिमिटेड स्केल के ऊपर इजरायली फौज दाखिल हो, कोई खास ऑपरेशन करे? ये कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं जो इस वक्त होने जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे जो हिजबुल्लाह में जख्मी हुए हैं लेबनीज, उनको ईरान भी ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां पर टॉप कमांडर्स ईरान के आ रहे हैं और उनकी जो इयादत कर रहे हैं। IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी इंस्पेक्ट्स लेबनीज इंजर्ड हु आर ट्रांसफर्ड टू तेहरान आफ्टर द इजरायली साइबर अटैक। ठीक है, वहां से ईरान भी ले जाया गया और ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं वो उनको विजिट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं अल जज़ीरा की नाज़रीन 3 रिपोर्ट्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से मामलात को देखा जा रहा है। एनालिसिस भी इसमें शामिल है। इफ इजराइल फेल टू अचीव गाजा गोल्स
हाउ इज इट गोइंग टू सक्सीड अगेंस्ट हिजबुल्लाह, मतलब फ्यूचर के हवाले से मुख्तलिफ तजियाती रिपोर्ट्स अल जज़ीरा की, कि अगर मतलब इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल डिस्कस हो रहा है कि अगर इसराइल हमास से शिकस्त खा गया है तो ये कैसे लड़ेगा हिजबुल्लाह से, ठीक है, एक बात। दूसरा रिपोर्ट देखिए, दैट इज द रूल ऑफ द गेम। तजियाकार ये कह रहे हैं कि इस वाक़े के साथ रूल ऑफ द गेम जो है वो चेंज हो चुका है। वो किस तरह से? हिजबुल्लाह को अब दो तरह के जवाबात देने हैं। दो तरह के जवाबात क्यों देने हैं? फर्स्ट अगेंस्ट इट्स फाइटर्स, पहला जवाब उसको देना है क्योंकि उसके फाइटर्स भी इसमें जख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं। एंड सेकंड अगेंस्ट द नॉन कम्बैटेंट एंड सिविलियंस। देखें दो तरह के अटैक हुए ना, उनके फाइटर्स के ऊपर भी अटैक हुआ है और उनके सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो हिजबुल्लाह ने क्या कहा था कि सिविलियन के बदले सिविलियन और फौजी के बदले फौजी। तो ये एक तरह का अटैक नहीं है, ये दो तरह के अटैक्स हैं। सिविलियंस का भी जवाब देना है क्योंकि रूल ऑफ द एंगेजमेंट डिफरेंट है। जब लेबनान में इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है तो हिजबुल्लाह का जवाब डिफरेंट आता है। जब उसके कमांडर्स और फाइटर्स को निशाना बनाया जाता है तो हिजबुल्लाह का जवाब डिफरेंट आता है। यहां पर दोनों चीजें हुई हैं, तो ये रूल ऑफ द एंगेजमेंट जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसमें मेडिकल बॉडी पर्सोनल सिविलियंस इन देयर होम्स, सोलर सिस्टम ओन्ड बाय सिविलियंस एंड डिड नॉट हिट ओनली द कम्बैटेंट्स। वो बता रहे हैं कि इसमें पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और नर्सेज वो भी निशाना बनी। देखिए ना, ये जो पेजर्स हैं और ये वायरलेस, ये हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल होते हैं ना, हॉस्पिटल्स में तो बहुत वाइडली इनका इस्तेमाल होता है, तो वो नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी निशाना बनाए। सो द वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नेसेसिटीज अ सिमिलर रिस्पॉन्स एंड, अब ये लाइन, an intelligence attack would be responded by a similar intelligence attack। आंख के बदले आंख, इंटेलिजेंस अटैक के बदले में इंटेलिजेंस अटैक, ये रूल ऑफ द न्यू एंगेजमेंट है। तीसरी बात जो इस वक्त हो रही है कि लेबनान एक्सप्लोजन्स रीओपन पेनफुल वॉन्ड्स। उन्होंने कहा है कि ये जो वाकयात हुए हैं, जो 2020 में बेरूत की बंदरगाह के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, आप सबको याद होगा, उसकी याद मतलब मेमोरी दोबारा से लोगों के सामने आई कि वो कितना पेनफुल अटैक था और लेबनीज की बहुत पेनफुल इंजरीज हुई थी, शहादतें हुई थी, बहुत वो मतलब पेनफुल अटैक था। तो वही दोबारा से लोगों को याद आया है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इज इजराइल पेइंग द वे फॉर अ पोटेंशियल मेजर एस्केलेशन। क्या इजराइल का माइंडसेट ये है कि वो अब मेजर एस्केलेशन की तरफ जा चुका है, और वाज दिस जस्ट अनदर वन ऑफ द अटैक अगेंस्ट हिजबुल्लाह? कि इजराइल क्या सोच रहा है एक्चुअली, तजिया हो रहा है ना, मुख्तलिफ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि क्या वाकईतन ये अब मेजर एस्केलेशन की तरफ इजराइल फैसला कर चुका है, या फिर एक सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ वन ऑफ द अनदर बड़ा अटैक है, बस ये इतना ही है। तो ये मुख्तलिफ तजिए, लेकिन वो याद जो है वो दोबारा बंदरगाह की भी साथ आई है, और वो भी इजराइल ने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन अब वो दोबारा से डिस्कस हो रहा है कि वो हमला भी इजराइल ही ने करवाया था। वैसे तो वो एक बताया गया जी एक एरर था और ये जो भी है, लेकिन इजराइल ने उसको क्लेम नहीं किया, लेकिन अब सबको लग रहा है और कंफर्म हो गया है कि ये वो भी इजराइल ने ही करवाया था। आखिर में एक बड़ी खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से आ रही है। यूरोप 40 बिलियन यूरोस देने जा रहा है यूक्रेन को। तो ये आलमी जंग ही है और क्या है, मतलब 40 बिलियन यूरोस यूरोप यूक्रेन को मजीद देने जा रहा है। वहां पर यूक्रेन भी शिकस्त खा चुका है और रशिया कह रहा है मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। और आगे से ये क्या जवाब दे रहे हैं, नेटो क्या जवाब दे रहा है कि असलहा दे रहा है और जंगी तैयारे दे रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो ये बस आप समझें कि ये आलमी जंग ही की तरफ जाती हुई चीज़ें। और यूक्रेनी फौज जो सीरिया में पहुंची हुई है, मिडिल ईस्ट में पहुंची हुई है और अफ्रीका में पहुंच रही है, कहीं पर पहुंच चुकी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।